नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज सेमेस्टर 3 का एक और टॉपिक हम कवर करने वाले हैं इंटरनेशनल रिलेशंस पेपर में नियो रियलिज्म अर्थात नव यथार्थवाद। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि जो 3 लेक्चर्स मैंने पहले अपलोड किए हैं रियलिज्म वाले आपने उसे देखा होगा, तब आप आगे इसको प्रोसीड कर रहे होंगे, आपको चीज़ें और बेहतर तरीके से समझ में आएँगी। इस लेक्चर में मैंने एक तीर से 2 निशाने लगाने की कोशिश की है और मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपने आंसर्स को और बेहतर बना सकते हैं अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशंस में। तो मैंने जहाँ फीचर्स या अजम्पशंस मेंशन किया है नियो रियलिज्म का, वहाँ मैंने साथ में डिफरेंशिएट भी कर दिया है क्लासिकल रियलिज्म में और नियो रियलिज्म में। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि आप डिफरेंशिएट कीजिए दोनों के बीच में, तो आप हूबहू कॉपी पेस्ट कर देंगे जो मेरे स्लाइड्स हैं। लेकिन अगर सिर्फ क्वेश्चन आएगा कि आपको नियो रियलिज्म के बारे में लिखना है, तो फिर आप बेसिक अजम्पशंस जो है, जो कोर फीचर्स हैं उनको लिखिए। क्लासिकल रियलिज्म वाले जो मेंशन है सेम पॉइंट में उसको हटा दीजिए। इसके बारे में और आगे डिटेल में हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आज एक कमेंट आया साक्षी पाल जो कि सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट है 2020 में। इनका कहना है कि मेरे वीडियोस के वजह से इनका इंटरनेशनल रिलेशंस का एग्जाम बहुत अच्छा गया। तो मैं आपको वेलकम करता हूं और साथ ही साथ मुझे बहुत खुशी है कि मैं आप सबका मदद कर पा रहा हूं। मैंने कुछ लेक्चर्स पे वीडियो आपको नहीं दिए, उसके लिए बहुत सॉरी आप सबसे। क्योंकि देखिए, मैं खुद पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स को पढ़ाता भी हूँ और साथ ही साथ यूपीएससी का प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ, तो थोड़ा हेक्टिक हो जाता है दोनों को बैलेंस करना। और अगले बार जितने भी स्टूडेंट्स आएंगे 2021 में सेमेस्टर 3 में, उनके लिए पूरा लेक्चर बना हुआ होगा। और आपके लिए खुशी की बात ये है कि सेमेस्टर 4 के लेक्चर्स पहले से मेरे चैनल्स पे अपलोडेड है मेरे चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो दोस्तों, हम नियो रियलिज्म को समझने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। रियलिज्म दो प्रकार के होते हैं, ऑफेंसिव रियलिज्म एंड डिफेंसिव रियलिज्म। जितने भी रियलिस्ट हैं, सभी स्टेट को प्राइमरी एक्टर कंसीडर करते हैं। उनके अनुसार जो राज्य है वह मुख्य भूमिका निभाते हैं अंतरराष्ट्रीय संबंधों में। और राज्यों के लिए सबसे जरूरी, सबसे इंपॉर्टेंट है उनका सिक्योरिटी और उनका सर्वाइवल। और ये जो रियलिस्ट है, ये दो तरह के आपको मेथड्स, दो मॉडल्स बताते हैं जिससे जो सिक्योरिटी है स्टेट का, जो सुरक्षा है राज्य की, उसको इंश्योर किया जाए। तो जो पहले टाइप के जो रियलिस्ट हैं, वह बोलते हैं कि अगर आपको अपने स्टेट को सिक्योर रखना है, तो आपको मैक्सिमम पावर गेन करना होगा। मतलब आपको पावर को मैक्सिमाइज करना होगा और आपको पावर हायरार्की में टॉप पे पहुंचना होगा। जो पावर का जो हायरार्की है उसमें टॉप पे पहुंचना होगा, मतलब सबसे पावरफुल देश बनना पड़ेगा इस इंटरनेशनल सिस्टम में। और जब आप सबसे पावरफुल बन जाइएगा, तो आप अपने सिक्योरिटी को पूरी तरह से इंश्योर कर सकते हैं। मतलब दूसरे शब्दों में बोले तो ये नेपाल को भी बोलता है कि तुम अमेरिका बन जाओ, यूएस इतना तुम पावर एक्वायर कर लो, तब तुम सिक्योर हो पाओगे। इसीलिए हम इन्हें पावर मैक्सिमाइजर्स के नाम से भी जानते हैं। और ये जो पावर मैक्सिमाइजर्स हैं, या ये जो कह रहे हैं कि अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए तो आपको मैक्सिमम पावर को एक्वायर करना होगा, आपको पावर हायरार्की में टॉप पर पहुंचना होगा, इनको हम ऑफेंसिव रियलिस्ट कहते हैं। और ये जो आइडिया है, इसको हम ऑफेंसिव रियलिज्म कहते हैं। ऑफेंसिव रियलिज्म कॉन्सेप्ट है जो कि मानता है कि अगर देशों को अपने सिक्योरिटी को इंश्योर करना है, तो उनको पावर मैक्सिमाइज करना होगा, उनको पावर हायरार्की में टॉप पे पहुंचना होगा। तो ये है ऑफेंसिव रियलिज्म। दूसरा है डिफेंसिव रियलिज्म। डिफेंसिव रियलिस्ट कहते हैं कि देखो भाई, अगर किसी भी स्टेट को सिक्योरिटी इंश्योर करना है, तो सबसे पहले तो उस स्टेट को अपने पोजीशन को जानना होगा कि वह पावर हायरार्की में कहाँ है और इंटरनेशनल सिस्टम में उसका क्या पोजीशन है, अर्थात उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, ये भी उसको समझना पड़ेगा। वे कहते हैं कि अगर आपको सिक्योरिटी को इंश्योर करना है, तो ये जरूरी नहीं कि आपको टॉप पोजीशन पे पहुंचना होगा इन द पावर हायरार्की।
अगर आप टॉप पोजीशन पे नहीं भी पहुंचिएगा, फिर भी आप अपने सिक्योरिटी को आप अचीव कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, बस आपको उतना ही पावर अचीव करना है, लिमिटेड पावर अचीव करना है, जिससे आप अपने सिक्योरिटी थ्रेट्स को, अर्थात आपके सुरक्षा पर अगर कोई भी हमला हो तो आप उससे बस टैकल कर सकें। अपने पोजीशन के हिसाब से आपको पावर गेन करना है, ठीक है? अब जैसे इंडिया की अगर बात करें, तो इंडिया अपना पोजीशन देखेगा कि ओके, आई एम इन द सदर्न एशिया, इधर श्रीलंका है, इधर चाइना है, इधर पाकिस्तान है, तो उसको चाइना को टैकल करने के लिए पावर चाहिए ना। वैसा थोड़ी कि वो एकदम टॉप हायरार्की पे पहुंचने की कोशिश करे, उसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें रसिया से खतरा नहीं है, हमें यूएसए से खतरा नहीं है, तो हम क्यों पावर मैक्सिमाइजर बनेंगे? हम सिक्योरिटी मैक्सिमाइजर बनेंगे ना, हम अपने सिक्योरिटी को प्राइम एम देंगे, ना कि पावर को। तो ये जो डिफेंसिव रियलिज्म है, ये हम इन्हें सिक्योरिटी मैक्सिमाइजर के नाम से भी जानते हैं, कि ये सिक्योरिटी को मैक्सिमम करने का कोशिश करते हैं बाय ओनली अचीविंग द लिमिटेड पावर। वे ये नहीं कर रहे हैं कि जितना हो सके उतना पावर अचीव करके एकदम टॉप पे पहुंच जाओ पावर हायरार्की में। अगर दूसरे शब्दों में हम कहें तो एक और तरह से हम इसे कह सकते हैं कि जो ऑफेंसिव रियलिज्म है, यह पावर को अपने आप में इंड मानता है। पावर सब कुछ है, ठीक है? पावर अपने आप में सब कुछ है, इंड मानता है। लेकिन डिफेंसिव रियलिज्म जो है, पावर को मीन्स मानता है। पावर इज द मीन्स टू अचीव द अदर एंड्स। पावर एक माध्यम है, शक्ति एक माध्यम है, जिससे हम और भी एंड्स को अचीव कर सकें, और भी लक्ष्यों को, गोल्स को अचीव कर सकें। तो जो शक्ति है, इसके लिए अल्टीमेट गोल नहीं है, इसके लिए सर्वोच्च लक्ष्य नहीं है डिफेंसिव रियलिज्म के लिए। वहीं दूसरे तरफ ऑफेंसिव रियलिज्म के लिए शक्ति ही सर्वोच्च गोल है। इसको दूसरी तरह से आप समझ सकते हैं, एक अगर आप वर्ल्डली एग्जांपल लें, एक रियल एग्जांपल, तो डिफेंसिव रियलिज्म ये कहता है कि पैसे इसलिए कमाओ ताकि आप अपने जरूरतों को पूरा कर सको और एक खुशी भरी जिंदगी को जी सको, एक हैप्पी लाइफ को आप जी सको। दूसरी तरफ ऑफेंसिव रियलिज्म ये कहता है कि आप पैसे कमाओ ताकि उस पैसे से और पैसे कमा सको। मतलब पैसे कमाते रहो, कमाते रहो, कमाते रहो, मतलब पैसा ही सब कुछ है, ना कि पैसा से जो आगे हम और भी गोल्स अचीव कर सकते हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं बोलता ऑफेंसिव रियलिज्म। तो ये एग्जांपल से आप दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन क्रिएट कर सकते हैं। अब आगे ये काम देने वाला है, इसीलिए मैंने आपको बताया। दूसरा है एब्सोल्यूट गेन एंड रिलेटिव गेन। एब्सोल्यूट गेन को हम हिंदी में पूर्ण लाभ कहते हैं, और रिलेटिव गेन को हम सापेक्ष लाभ कहते हैं, ठीक है? तो देखिए, इसको समझिए। मैंने आपको रियलिज्म वाले लेक्चर में बताया था कि जो इंटरनेशनल सिस्टम है वहाँ एनार्की है, वहाँ अराजकता है, जहाँ मैंने थॉमस हॉब्स का एग्जांपल दिया था, उनके स्टेट ऑफ नेचर को समझाया था, ठीक है? और ये एनार्की में सबसे इम्पोर्टेंट किसी भी स्टेट के लिए है तो वह है उसका सर्वाइवल, और वह अपना सर्वाइवल अचीव कर पाएगा सिर्फ और सिर्फ सेल्फ हेल्प के मदद से। मतलब नो वन इज देयर टू हेल्प द स्टेट्स टू इंश्योर देयर सर्वाइवल, दे हैव टू हेल्प देमसेल्फ टू इंश्योर देयर ओन सर्वाइवल। राज्यों को कोई नहीं मदद करने वाला, राज्य को खुद की मदद स्वयं करनी है, और स्वयं अपने सिक्योरिटी को, अपने सर्वाइवल को इंश्योर करना है, ठीक है? लेकिन हम देखते हैं कि राज्य एक दूसरे में कॉपरेट करते हैं, एक दूसरे के साथ राज्य कॉपरेट करते हैं बहुत सारे ओकेजन्स पे। तो राज्य किस कंडीशन में कॉपरेट करते हैं, इस चीज को हम समझने का कोशिश करेंगे। तो दो कंडीशंस में राज्य कॉपरेट करेंगे, एक है एब्सोल्यूट गेन, एक है रिलेटिव गेन। एब्सोल्यूट गेन ऐसा सिचुएशन है जहां मान लीजिए दो राज्य आपस में कॉपरेट कर रहे हैं, ए और बी। तो आपस में ये दोनों जब कॉपरेट करेंगे तो ए को लगेगा कि अगर हम बी के साथ कॉपरेट करेंगे तो हमको ही सिर्फ फायदा होने वाला है, बी को कोई फायदा नहीं होगा। बट एट द सेम टाइम बी को लगेगा कि भाई हम अगर ए के साथ कॉपरेट करेंगे तो हम ही को सब फायदा होगा, बी को कोई फायदा नहीं होगा। मतलब दोनों अपने अपने
परसेप्शन के हिसाब से देख रहे हैं कि उन्हें ही सिर्फ गेन होने वाला है, उन्हें ही सिर्फ फायदा होने वाला है, और इस मोटिव के साथ वे दोनों आपस में कॉपरेट कर रहे हैं। ना कि ये सोचकर कि हम आपस में कॉपरेट करेंगे तो दोनों को फायदा होगा, ये नहीं सोच रहे हैं। तो दोनों का अलग-अलग परसेप्शन है, तो इसको हम एब्सोल्यूट गेन कहेंगे, ठीक है? ये जो सिचुएशन है जहाँ ए को लग रहा है कि सिर्फ मेरा फायदा हो रहा है और जहाँ बी को लग रहा है कि सिर्फ मेरा फायदा हो रहा है, दोनों अलग-अलग परसेप्शन से देख रहे हैं, ठीक है? तो इसको एब्सोल्यूट गेन कहेंगे। अब आप ये मत सोचने लगिएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ए को भी लगेगा कि सिर्फ मेरा फायदा है, बी को भी लगेगा कि सिर्फ मेरा फायदा है। तो ऐसा बहुत सारे सिचुएशंस हैं। जैसे हम एग्जांपल के तौर पर मान लो आपका एक दोस्त है ए और आपका एक दोस्त है बी, ठीक है? बी आप खुद हो, ए मान लो आपका दोस्त है। आपको चाहिए एक बाइक। अब बाइक में आपको पता है कि जो बाइक है, मान लो आपको एक सी बाइक चाहिए। बाइक का दाम है 5000 फॉर एग्जांपल। आपको ये पता है कि बाइक का दाम है 5000 और ए ए जो है ये बाइक को 3000 में दे रहा है। तो आप दोनों जब साथ में आइएगा तो आप क्या फील कीजिएगा कि अरे यार ए को तो कुछ फायदा ही नहीं है, पूरा का पूरा गेन तो हमको हो रहा है क्योंकि बाइक का दाम 5000 है और हमको तो 3000 में मिल रहा है। वाह, इससे अच्छा डील नहीं हो सकता, चलो कोऑपरेट करते हैं। पर आप ए के पीछे जो घटनाएं घटित हो रही हैं उसे आप नहीं देख रहे हैं। ए को जो है ये सी बाइक 1000 में ही मिल रहा है क्योंकि ए खुद मैन्युफैक्चर करता है उसको या उसके बहुत अच्छे जान पहचान है, कुछ भी हो सकता है रीजन, लेकिन उसको 1000 में ही मिल रहा है। तो ए को ऐसा फील हो रहा है कि भाई फायदा बी को कहाँ, फायदा तो सब हमी को हो रहा है, 1000 का चीज 3000 में बेच रहा है। और बी दूसरी तरफ सोच रहा है अरे भाई 5000 का चीज 3000 में मिल रहा है। तो होता है ऐसा सिचुएशन, इसको हम एब्सोल्यूट गेन का सिचुएशन कहेंगे, जहां ए और बी आपस में साथ में आएंगे, कॉपरेट करेंगे क्योंकि दोनों को ऐसा लग रहा है कि सिर्फ फायदा उन्हें ही है और सामने वाले को फायदा नहीं है। समझे? तो इसको एब्सोल्यूट गेन कहते हैं। दूसरा है रिलेटिव गेन, अर्थात सापेक्ष लाभ। सापेक्ष लाभ में क्या होता है कि दोनों देशों को पता होता है कि हम आपस में कॉपरेट करेंगे तो हम दोनों को फायदा होने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो एक डैम बनाना है, तो एक डैम बनाना है तो एक कंट्री के पास बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, दूसरे के पास लेबर पावर है, तो डैम बनाने में दोनों का इंटरेस्ट है, तो दोनों साथ में आएंगे तो उनको पता है कि दोनों का फायदा होगा क्योंकि एक अच्छा हमको लेबर, चीप लेबर देगा, एक हमें इंफ्रास्ट्रक्चर देगा। दूसरे शब्दों में 5 रुपए है हमारे पास स्टेक में, एक मान गया कि ठीक है हम 3 रुपए लेंगे और एक मान गया हम 2 रुपए लेंगे, तो दोनों को पता है कि दोनों को फायदा हो रहा है क्योंकि उस समय जो स्टेक है हमारे सामने रहता है, तो एक तरह से ये छुपा हुआ नहीं रहता है। जैसे ए के केस में जब एब्सोल्यूट गेन था तो ए ने थोड़ी बताया था कि हमको 1000 में ही वो चीज मिल रहा है, लेकिन यहाँ पता रहता है, ठीक है? तो दोनों को, तो अगर ए और बी, अगर ये बाइक वाला केस में अगर रिलेटिव गेन का सिचुएशन होता तो ए बोलता कि देखो बाइक हमको 1000 में मिल रहा है और बी बोलता देखो हमको 5000 में मिल रहा है। तो ए बोलता है कि अच्छा 5000 में मिल रहा है तो तुम ऐसा करो ना कि तुम हमसे 3000 में ले लो बाइक, ठीक है? तो वैसे 2000 तुमको भी बचेगा और हमको भी 2000 बच जाएगा। तो ये रिलेटिव गेन का सिचुएशन होता है जहां हम अपने स्टेक को रिवील कर देते हैं, लेकिन यहाँ तो दोनों को फील हो रहा था कि नहीं सिर्फ मेरा ही फायदा हो रहा है, तो ऐसा रिलेटिव गेन में नहीं होता है। तो एब्सोल्यूट गेन और रिलेटिव गेन आप समझ गए कि रिलेटिव गेन का सिचुएशन कब है, एब्सोल्यूट गेन का सिचुएशन कब है। तीसरा चीज नियो रियलिज्म समझने से पहले आपको समझना है न्यूक्लियर डिटरेंस के बारे में। न्यूक्लियर डिटरेंस एक तरह से परमाणु हथियारों का डर। हम देख रहे थे कि रियलिज्म जो था, क्लासिकल रियलिज्म, मैं जब रियलिज्म बोलूं तो उसको क्लासिकल रियलिज्म समझिएगा, ठीक है ना? मॉर्गन था वाला और ईएच कार वाला। तो रियलिस्ट कहते थे कि जो वार है, वार एक नॉर्मल कंडीशन है इंटरनेशनल सिस्टम का और वार इनएविटेबल है, कॉन्फ्लिक्ट इनएविटेबल है। लेकिन जब से न्यूक्लियर डिटरेंस आया तब से जो वार है वह इंटरनेशनल सिस्टम से एलिमिनेट हो गया। आप देखिएगा कि जो नियो रियलिज्म है
और जो नियो लिबरलिज्म है ये नहीं कहेगा कि वार क्यों होता है, क्योंकि वार हो ही नहीं रहा था ना इनके टाइम में। इनको पता चल गया था, आज पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया है कि युद्ध जो है वो वर्स्ट कंडीशन है इंटरनेशनल सिस्टम का। और युद्ध मतलब करने से बचते हैं जो देश है। क्यों बचते हैं? तो न्यूक्लियर डिफेंस के कारण। पता है कि हमारे पास भी न्यूक्लियर हथियार है, सामने वाले के पास भी न्यूक्लियर हथियार है। हम अगर उसको डैमेज पहुंचाएंगे तो वो भी हमें इक्वल डैमेज पहुंचाएगा। और ये जो दोनों के बीच में जो डर है, इसी को हम न्यूक्लियर डिफरेंस के नाम से जानते हैं। एंड न्यूक्लियर डिफरेंस हैज एलिमिनेटेड द डिफरेंस ऑफ वार इन द इंटरनेशनल सिस्टम। इसीलिए नियो रियलिज्म में आप वार का कहीं जिक्र नहीं पाएंगे। आप नियो रियलिज्म में ये देखिएगा कि फॉरेन पॉलिसी, स्टेट का बिहेवियर और स्टेट का एक्शन किस प्रकार से तय होता है। ठीक है, रियलिज्म में भी हम यही देखते थे, पर ये भी देखते थे कि बिहेव और एक्ट करते हैं जो स्टेट्स है, फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं तो आगे वार में भी इंडल्ज हो जाते हैं, लेकिन वे अब वार में इंडल्ज नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियर डिफरेंस है हमारे सामने। तो ये चीज आपको समझना था। अब हम नियो रियलिज्म को समझने की स्थिति में आ गए हैं। तो देखिए, कोल्ड वार का जो सिचुएशन था ना, कोल्ड वार के सिचुएशन को रियलिज्म ने नहीं एक्सप्लेन कर पाया। जो रियलिज्म था वह एक्सप्लेन नहीं कर पाया कोल्ड वार, क्योंकि भाई कॉन्फ्लिक्ट होता था तो कॉन्फ्लिक्ट तो अल्टीमेटली वार में कन्वर्ट हो जाता था। पर भाई इतना साल तक कॉन्फ्लिक्ट चला, 1949 से 1991 तक लिटरली, और कोई भी युद्ध नहीं हुआ। डायरेक्ट कोई वार नहीं हुआ, प्रॉक्सी वार हो रहे थे, जैसे वियतनाम वाला था, कोरिया वाला था, इंडिया पाकिस्तान वाला था 1971 में। पर डायरेक्ट वार रसिया और यूएस फाइट किया ऐसा तो नहीं था। तो इस कंडीशन को रियलिज्म एक्सप्लेन करने में फेल हो गया। फॉरेन पॉलिसीज को भी एक्सप्लेन करने में फेल हो गया कि जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है, क्यों इंडिया ने ऐसा फॉरेन पॉलिसी दिखाया है, इजिप्ट इंडोनेशिया ने ऐसा फॉरेन पॉलिसी दिखाया कि वह गुट निरपेक्ष आंदोलन में चले गए, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की शुरुआत कर दी। ठीक है, तो इसके लिए एक नया आपका ट्रेडिशन आता है रियलिज्म का, जिसे हम नियो रियलिज्म बोलते हैं। तो जो नियो रियलिज्म है ये अराउंड 1979 में डेवलप होता है। और जो बुक है वह बुक आता है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बाय केनिथ वाल्ज, इनको हम फादर ऑफ नियो रियलिज्म के नाम से भी जानते हैं। ये हमें नियो रियलिज्म की थ्योरी हमारे सामने रखते हैं। ठीक है, वे फोकस करते हैं ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम। तो नियो रियलिज्म की थ्योरी का फोकस है स्ट्रक्चर पे, जो इंटरनेशनल सिस्टम का स्ट्रक्चर है उस पर फोकस है, जो ढांचा है अंतरराष्ट्रीय प्रणाली का उस पर फोकस है, ना कि ह्यूमन नेचर पर। जो क्लासिकल रियलिज्म था उस थ्योरी का आधार ही था आपका ह्यूमन नेचर, मनुष्य की प्रकृति। जैसा कि थॉमस हॉब्स कहते हैं कि जो ह्यूमन नेचर है सेल्फ सेंट्रिक है, सेल्फ इंटरेस्टेड है, और सेल्फ इंटरेस्टेड है तो उसी तरह से जो ह्यूमन से बनकर स्टेट बना हुआ है, इसीलिए स्टेट भी अपने नेशनल इंटरेस्ट के बारे में सोचेगा और नेशनल इंटरेस्ट को एश्योर करने के लिए पावर को गेन करेगा। और सबसे बड़ा उसका नेशनल इंटरेस्ट है उसका सिक्योरिटी और सर्वाइवल। ये सब मैंने आपको बताया था रियलिज्म वाले लेक्चर में। लेकिन ये जो केनिथ वाल्ज है ये कहते हैं कि स्ट्रक्चर जो है इंटरनेशनल सिस्टम का दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रदर देन द ह्यूमन नेचर। अब स्ट्रक्चर से हम क्या मानते हैं, हम क्या समझते हैं स्ट्रक्चर से? तो स्ट्रक्चर का मतलब है आपका कंडीशन, इंटरनेशनल सिस्टम का कंडीशन। बहुत सारे कंट्रीज हैं, ये स्ट्रक्चर का पार्ट है। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन का। तो स्ट्रक्चर इंक्लूड करता है सबसे पहले कॉन्स्ट्रेंट्स जो एग्जिस्ट कर रहे हैं इंटरनेशनल एनार्किक सिस्टम में। तो नियो रियलिज्म भी बिलीव करता है कि जो पूरा दुनिया है, जो वर्ल्ड ऑर्डर है, एनार्किक है। वर्ल्ड ऑर्डर में अराजकता है। अराजकता का मतलब यहाँ ये मत समझिएगा कि युद्ध हो रहा है। अराजकता का मतलब एब्सेंस ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी। कोई केंद्रीय सत्ता नहीं है जो कि सोवरेन राष्ट्र राज्यों को कंट्रोल कर सके, संप्रभु राष्ट्र राज्यों को कंट्रोल कर सके। और एनार्की का मतलब कि ये आपस में कॉपरेट नहीं करते हैं। ठीक है, कुल मिला के मामला यही है। तो
क्लासिकल रियलिज्म बोलता था कि ये आपस में कॉपरेट इसलिए नहीं करते क्योंकि ह्यूमन नेचर इज बैड, इसीलिए नेशनल इंटरेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट है कंट्री के लिए और ह्यूमन नेचर पे बेस्ड है, इसीलिए जैसे ह्यूमन नहीं करेंगे आपस में कॉपरेट बिकॉज दे आर बैड, देयरफॉर द स्टेट विल आल्सो नॉट कॉपरेट। लेकिन इनका मानना है कि जो आपके कॉन्स्ट्रेंट्स है एग्जिस्टिंग एनार्किक सिस्टम में, वो रिस्पॉन्सिबल है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्ट्रेंट्स जैसे में आपके इंटरनेशनल लॉज हैं, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं, जैसे में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आपके डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हैं, तो ये जो है ये आपके बिहेवियर को सेव करेंगे। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं। इस स्ट्रक्चर में स्टेट है, इंटरनेशनल लॉज है, ऑर्गेनाइजेशंस है, और एक तरह का ये आप पे दबाव डाल रहे हैं, ठीक है। और आपका पूरे दुनिया में देखिएगा तो कंट्रीज का आपका अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है पावर का। नेपाल और अमेरिका एक ही स्ट्रक्चर के पार्ट है, इसी इंटरनेशनल सिस्टम के पार्ट है, लेकिन अमेरिका और नेपाल में जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है अलग अलग है। तो कुल मिलाकर यही है कि जो कंडीशन है उनका, उसके हिसाब से वे एक्ट करेंगे। अगर हम आम भाषा में बोले तो स्ट्रक्चर से क्या मीन करते हैं, तो स्ट्रक्चर इज नथिंग बट द कंडीशन ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम, कि एक देश की क्या स्थिति है। स्थिति का मतलब कि उसके पास कितना शक्ति है, तो वो उसके पास जितना शक्ति है उसी के हिसाब से वह एक्ट करेगा, बिहेव करेगा, और इससे हम उसके बिहेवियर को जान सकते हैं, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चर है इंटरनेशनल सिस्टम का वो इंपॉर्टेंट है, एंड द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम is defining the behavior and action of the nation state rather than the human nature। जो स्ट्रक्चर है वह इंपॉर्टेंट है, यही कहने की कोशिश कर रहे हैं हमारे सामने केनिथ वाइल्ड। इसका हम एक एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल के तौर पर बारिश हो रही है, इसलिए मैं छाता लेकर निकला। तो मैं छाता लेकर निकला, ये मेरा बिहेवियर है। तो ये बिहेवियर कैसे तय हुआ मेरा, तो ये बिहेवियर कंडीशन से तय हुआ, स्ट्रक्चर से तय हुआ, इन्वायरमेंट से तय हुआ। मेरे स्ट्रक्चर में, मेरे इन्वायरमेंट में, मेरे कंडीशन में बारिश हो रही थी, इसीलिए मैं छाता लेकर निकला। ये मैंने जब लेवल ऑफ एनालिसिस आपको पढ़ाया था उसमें भी आपको एग्जांपल दिया था कि जो नियो रियलिज्म है वह इंटरनेशनल सिस्टम के लेवल पर एनालिसिस का बात करता है ना। तो अगर बारिश नहीं होती तो मैं छाता लेकर नहीं निकलता। तो यही है आपका स्ट्रक्चर। जो स्ट्रक्चर है उसने मुझे एक तरह से प्रेशराइज किया, उसने मुझे एक तरह से बताया कि आपको क्या करना है। सो द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम इज डिसाइडिंग एवरीथिंग इन द इंटरनेशनल सिस्टम। कौन सा कंट्री कितना क्या एक्शन करेगा, क्या बिहेवियर शो करेगा, स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। स्ट्रक्चर क्या है, कंडीशन, और कंडीशन क्या है, तो अनइवन पावर डिस्ट्रीब्यूशन। पूरे दुनिया में सभी देशों के पास एक जैसा पावर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो अगर हम आम भाषा में बोले तो देश अपने औकात के हिसाब से अपने बिहेवियर और एक्शन को शो करेंगे। नेपाल चाइना के जैसा बिहेवियर नहीं शो कर सकता, और चाइना यूएस के जैसा बिहेवियर नहीं शो कर सकता, श्रीलंका इंडिया के जैसा नहीं बिहेवियर शो कर सकता। ये स्ट्रक्चर का जो दबाव है उन पर, ये जो स्ट्रक्चर का दबाव है कि इस स्ट्रक्चर में अनइवन पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, शक्तियों का जो बंटवारा हुआ है वह कम ज्यादा हुआ है, अनइवन हुआ है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसी से गाइड होंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, और यही आपका कोर है, यही आपका दिल है नियो रियलिज्म का, कि स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम डिसाइड एवरीथिंग इन द इंटरनेशनल रिलेशन इन वन लाइन। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो है स्ट्रक्चर पे ज्यादा फोकस करते हैं नियो रियलिस्ट, इसीलिए नियो रियलिज्म को कभी कभी हम स्ट्रक्चरल रियलिज्म के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो नया ट्रेडिशन आया रियलिज्म में, इसने रियलिज्म को साइंटिफिक बना दिया। जो क्लासिकल रियलिज्म था दैट वाज मोर नॉर्मेटिव इन नेचर देन द नियो रियलिज्म।
क्लासिकल रियलिज्म का बेसिस क्या था? ह्यूमन नेचर। और जो ह्यूमन नेचर है उसको हम लोग नाप नहीं सकते, वह एक एम्पिरिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, उसको हम अनुभव नहीं कर सकते, उसको क्या आप अपने सेंस पे देखकर आप ह्यूमन ने जो नेचर है क्या उसको नाप सकते हैं कि किसका नेचर कितना बैड है, अच्छा है या बुरा है? ये सब फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट पर है। एक तरफ थॉमस हॉब्स बोलते हैं कि ह्यूमन नेचर बैड है, लेकिन दूसरी तरफ जॉन लॉक ये भी तो बोलते हैं कि ह्यूमन नेचर गुड है, तो किसकी बात माने? तो ह्यूमन नेचर अच्छा है कि बुरा है, कितना अच्छा है कितना बुरा है, इसको हम साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकते, इसीलिए ये उतना साइंटिफिक नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो स्ट्रक्चर है इंटरनेशनल रिलेशन का उसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसको हम साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हैं बाय एनालाइजिंग द रिलेटिव पावर कि किस देश के पास कितना शक्ति है। इसको तो हम माप सकते हैं ना, उसके मिलिट्री को देखकर, उसके जीडीपी को देखकर, उसके और पावर्स को देखकर, जो अलग-अलग फैक्टर्स एट्रीब्यूट है पावर के, तो उसको हम देख सकते हैं। और जब हम उसको एनालाइज कर लेंगे रिलेटिव पावर को, जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, तो हम स्ट्रक्चर के बारे में जो है पता लगा सकते हैं। तो इसीलिए ये जो नियो रियलिज्म है, इट इज मोर साइंटिफिक देन द क्लासिकल रियलिज्म। ओके, लेकिन नियो रियलिज्म और क्लासिक रियलिज्म में जो है काफी सिमिलैरिटीज भी है, क्योंकि दोनों रियलिज्म ही है, दोनों यथार्थवादी चिंतक ही हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए सबसे पहला अजम्पशन, यहाँ आप देखिए मैंने डिफरेंसेस के तौर पर अजम्पशंस को यहाँ पे शो किया है। आप चाहिएगा तो आप अगर पूछा गया कि अजम्पशन ऑफ नियो रियलिज्म, देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे। आई वाज इन सेमेस्टर 1 और मेरे को जो हमारा पहला पेपर है पॉलिटिकल थ्योरी सेमेस्टर 1 में, उस पे एक क्वेश्चन आया था, नॉर्मेटिव अप्रोच और इंपिरिकल अप्रोच पर था। तो मेरे को फीचर्स लिखना था इंपिरिकल अप्रोच का, लेकिन मैंने जो अपना आंसर डिजाइन किया, मैंने उसमें क्या किया कि इंपिरिकल अप्रोच के फीचर्स के साथ साथ मैं ये भी बताता गया कि ये किस तरह से नॉर्मेटिव अप्रोच से अलग है। सभी पॉइंट्स में मैं बताया कि ये फीचर है इंपिरिकल अप्रोच का, लेकिन ये नॉर्मेटिव अप्रोच से इस तरह से अलग है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे को 85 मार्क्स आया था। और 85 मार्क्स तो जल्दी आता ही नहीं है आपको कोई भी पेपर में। ऐसे मेरे सेंट जेवियर्स कॉलेज में जो रांची का है उसमें तो किसी को इतना मार्क्स नहीं मिलता था, पर मेरे को 85 मार्क्स आए। और मेरे ख्याल से ये जो मेरा आंसर लिखने का तरीका है चीजों को रिलेट करके, शायद इससे मेरे को अच्छा मार्क्स मिला। तो मैं आपको बोलूंगा कि आप अगर इस तरह से आप कंपेयर भी कर देंगे इन द सेम पॉइंट कि ये तो नियो रियलिज्म का फीचर है, लेकिन देखिए ये कैसे क्लासिकल रियलिज्म से डिफरेंट है या सेम है, तो शायद आपको और अच्छे मार्क्स मिले। तो सबसे पहला, क्लासिकल रियलिज्म जो है स्टेट को सबसे इंपॉर्टेंट एक्टर ट्रीट करता था इंटरनेशनल रिलेशंस में, लेकिन क्लासिकल रियलिज्म के जो कॉन्सेप्ट है उससे अलग हटकर जो नियो रियलिज्म है, वह स्टेट को एक इम्पॉर्टेंट एक्टर तो मानता है, लेकिन उसके साथ ही साथ और भी जितने अदर एक्टर्स हैं उन्हें भी रिकॉग्नाइज करता है, क्योंकि और भी जो अदर एक्टर हैं सब मिलकर स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, सिर्फ स्टेट स्ट्रक्चर के पार्ट नहीं होते। स्ट्रक्चर के पार्ट आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ट्रीटीज हैं, इंटरनेशनल लॉज हैं, सब स्ट्रक्चर के पार्ट हैं। ठीक है, ऑल ऑफ देम फॉर्म द स्ट्रक्चर। तो ये पहला आपका जम्पशन है। दूसरा है कि जो बेसिस था एक्सप्लेनेशन का इंटरनेशनल रिलेशन को एक्सप्लेन करने का, वह था ह्यूमन नेचर फॉर द क्लासिकल रियलिस्ट। लेकिन जो नियो रियलिज्म है वह स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम पर ज्यादा इंफसाइज करता है इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द इंटरनेशनल रिलेशन। मैंने ये सब एक्सप्लेन कर दिया है। तीसरा है कि दोनों क्लासिकल रियलिज्म और नियो रियलिज्म दोनों बिलीव करता है एनार्की इन द इंटरनेशनल सिस्टम। दोनों ये मानते हैं कि ठीक है एनार्की है इंटरनेशनल सिस्टम में, लेकिन एनार्की के जो कारण है दोनों के अनुसार अलग अलग है। ठीक है, अगर क्लासिकल रियलिज्म की बात करें तो क्लासिकल रियलिज्म मानता है कि एनार्की इंटरनेशनल सिस्टम में इसलिए है क्योंकि ह्यूमन नेचर बैड है, ड्यू टू बैड ह्यूमन नेचर देयर इज एनार्की। ठीक है,
मतलब कॉपरेशन नहीं है देशों के बीच में, क्योंकि ह्यूमन नेचर बैड है और स्टेट को एक तरह से ह्यूमन ही गाइड करते हैं, इसीलिए एनार्की है, ठीक है। लेकिन नियो रियलिज्म जो है ये कहता है कि एनार्की अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की वजह से है। जो शक्तियों का जो आपका अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, अनइवन विभाजन हुआ है, ठीक है, अलग अलग जो बंटवारा हुआ है शक्तियों का इंटरनेशनल सिस्टम में, यूएस के पास ज्यादा शक्तियां है, नेपाल के पास कम है, इंडिया के पास नेपाल से ज्यादा है, भूटान से ज्यादा है, तो ये जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है ना पावर का, इसके वजह से एनार्की है। ऐसा क्यों? क्योंकि नियो रियलिस्ट एक बात कहते हैं कि देखिए कंट्रीज जो है ना, कंट्रीज आपस में कॉपरेट तो करना चाहते हैं, ये इस बात को नहीं मानते कि जो ह्यूमन नेचर होता है बैड होता है, इसके बारे में उन्होंने एक लाइन भी कहीं नहीं बोला। वे ह्यूमन नेचर को बैड और गुड ऐसा नहीं बोलते, ठीक है, उनके हिसाब से ह्यूमन नेचर बैलेंस्ड है, ठीक। तो वे बोलते हैं कि जो ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन नेचर सॉरी जो स्टेट्स हैं वह आपस में कॉपरेट तो करना चाहते हैं, लेकिन वह आपस में कॉपरेट इसलिए नहीं कर मतलब करते क्योंकि इनके बीच में ट्रस्ट नहीं है। नेपाल और भूटान आपस में कॉपरेट तो करना चाहेगा, लेकिन जानता है भूटान कि हमारे पास नेपाल से कम पावर है, कम शक्ति है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है पावर का, तो उसके मन में, भूटान के मन में एक डर बैठा रहेगा कि अगर हम नेपाल के साथ कॉपरेट करेंगे तो हो सकता है कि फ्यूचर में नेपाल जो है हमें इन्फ्लुएंस करे या हमारे साथ विश्वासघात कर दे या हमें नुकसान पहुंचा दे। तो इसको हम सिचुएशन को बोलते हैं सिक्योरिटी डायलेमा, ठीक है। ये जो मिसट्रस्ट का सिचुएशन है इसको हम सिक्योरिटी डायलेमा बोलते हैं कि अगर हम उस पर ट्रस्ट करेंगे वो हमसे ज्यादा ताकतवर है, कहीं ये हमारे सिक्योरिटी के लिए खतरा न बन जाए। और यही सिक्योरिटी डायलेमा के कारण नेपाल और भूटान आपस में कॉपरेट नहीं करेंगे। एक एग्जांपल दे रहे हैं, तो आपस में कॉपरेट नहीं करेंगे तो फिर एनार्की का सिचुएशन है। यहाँ एनार्की का मतलब अकॉर्डिंग टू नियो रियलिस्ट है नॉन कॉपरेशन बिटवीन द स्टेट, ठीक है। एनार्की का मतलब ये नहीं है कि लड़ाई झगड़ा और युद्ध हो रहा है, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। तो एनार्की का सिचुएशन क्यों है? तो ड्यू टू सिक्योरिटी डायलेमा। एंड व्हाई देयर इज द सिक्योरिटी डायलेमा? Because there is uneven distribution of power in the international system, and due to this uneven distribution of power, the states are not able to trust each other, and due to mistrust, again the security dilemma come into the play, and due to this security dilemma there is anarchy। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा है इंटायर रियलिज्म जो है, अर्थात क्लासिकल रियलिज्म और नियो रियलिज्म, दोनों कॉन्सेप्ट ऑफ पावर पे बिलीव करते हैं, दोनों के लिए पावर इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्लासिकल रियलिज्म जो है पावर को बेसिकली मिलिट्री पावर से कंपेयर करता है। मतलब क्लासिकल रियलिज्म के लिए पावर का मतलब आमतौर पर मिलिट्री पावर है, ठीक है, सैन्य शक्ति, सैन्य बल। लेकिन नियो रियलिज्म जो है यह पावर के स्थान पर मिलिट्री, ये पावर के स्थान पर कैपेबिलिटी टर्म का इस्तेमाल करता है। पावर के स्थान पर कैपेबिलिटी टर्म का इस्तेमाल करता है, मतलब पावर ही है कैपेबिलिटी से, लेकिन पावर के स्थान पर क्षमता शब्द का प्रयोग करता है। और इस क्षमता शब्द का प्रयोग करके वह एक वाइडर कोनोटेशन को डिनोट करता है, वह एक बृहद विचार को हमारे सामने प्रस्तुत करता है, बृहद कॉन्सेप्ट को प्रस्तुत करता है पावर का। और यहाँ कैपेबिलिटी से मतलब है नियो रियलिस्ट का कि वह सिर्फ मिलिट्री पावर पर फोकस नहीं करते, वह किसी भी कंट्री के पावर को अर्थात उसके कैपेबिलिटी को जज करते हैं, तो दे जज बाय मिलिट्री पावर एज वेल एज इकोनॉमिक पावर एंड पॉलिटिकल पावर एंड सो ऑन। सभी तरह के जो पावर्स के अलग अलग डायमेंशन है वे सबको अकाउंट में रखते हैं और अकाउंट में रखकर फिर उसके बाद किसी भी कंट्री के कैपेबिलिटी को तय करते हैं, ठीक है। तो ये चीज को हमें समझना है। पांचवा जो आपका कैरेक्टरिस्टिक है, तो देखिए अगर आएगा फीचर लिखो, तो फीचर में चुपचाप लिखना है। अगर आप चाहते हैं कि नियो रियलिज्म का लिखिए तो लिखना है कि द नियो रियलिस्ट बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर बट they use the term capability instead of power. Here
द टर्म कैपेबिलिटी इंक्लूड द मिलिट्री, इकोनॉमिक एज वेल एज द पॉलिटिकल पावर। इस तरह से आप लिखिए, या तो आप कंपेयर करके भी इस तरह से लिखिए, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और डिफ्रेंसिएशन आएगा दोनों के बीच में, डिफरेंस बताने, तब तो है ही। पांचवा है आपका, यहाँ देखिए मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, ठीक है, ऑफेंसिव और डिफेंसिव रियलिज्म का, मैं वहां अब दोबारा इसको नहीं समझाऊंगा। यहाँ पे नियो रियलिस्ट जो है, ये पावर सिर्फ गेन करना चाहते हैं ताकि वह अपने सिक्योरिटी को मैक्सिमाइज कर सके। तो नियो रियलिस्ट क्यों पावर गेन कर रहे हैं? ताकि अपने सिक्योरिटी को मैक्सिमाइज कर सके। ताकि पावर को मैक्सिमाइज कर सके इसलिए नहीं, सिक्योरिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए। तो क्या नियो रियलिज्म जो है, is it the type of a defensive realism? Yes, obviously it is the type of the defensive realism. तो नियो रियलिज्म एक डिफेंसिव रियलिज्म है और क्लासिकल रियलिज्म जो है ऑफेंसिव रियलिज्म है। वहीं दूसरी तरफ आप देखिएगा तो क्लासिक रियलिस्ट पावर को गेन करना चाहते हैं टू मैक्सिमाइज देयर पावर। जो पैसा वाला मैंने एग्जांपल दिया था, पैसा इसलिए कमाते हैं ताकि उस पैसे से और पैसे कमा सके, और ये पैसे इसलिए कमाते हैं ताकि अपने और मीन्स को पूरा कर सके, अपने सिक्योरिटी को मैक्सिमाइज कर सके। दूसरे शब्दों में बोले तो जो नियो रियलिस्ट है, पावर को मीन्स ट्रीट करते हैं, पावर इज द मीन्स टू अचीव द ग्रेटर ऑब्जेक्टिव। लेकिन क्लासिकल रियलिस्ट के लिए पावर इज द एंड इन इटसेल्फ। Therefore, the neo-realism is the defensive realism and classical realism is offensive realism। बहुत सारे बुक्स भी गलती लिखते हैं, ये दो टाइप्स दे देते हैं क्लासिकल रियलिज्म का, में ही उसको दे देते हैं डिफेंसिव रियलिज्म, ऑफेंसिव रियलिज्म, लेकिन कॉन्सेप्ट ये नहीं है, कॉन्सेप्ट थोड़ा इससे अलग है, ठीक है। ऑफेंसिव रियलिज्म नथिंग बट द क्लासिकल रियलिज्म, डिफेंसिव रियलिज्म नथिंग बट द नियो रियलिज्म। आप इसको एकदम आंख मूंद कर लिखिए, आपको टीचर पूरे नंबर देगा, ठीक है। आगे फिर से एब्सोल्यूट गेन और रिलेटिव गेन। तो क्लासिक रियलिज्म का मानना है, क्लासिकल रियलिज्म का, कि स्टेट एक ही कंडीशन पे कॉपरेट करेंगे जब उनको एब्सोल्यूट गेन दिखाई देगा। लगेगा कि नहीं सिर्फ हम ही को गेन हो रहा है, ठीक है, और सामने वाले को भी यही लगेगा। लेकिन नियो रियलिज्म का मानना है कि स्टेट कॉपरेट करेंगे इन द बोथ द सिचुएशन, एब्सोल्यूट गेन में भी एज वेल एज अगर उनको रिलेटिव गेन भी दिखाई देगा तो फिर भी वे आपस में कॉपरेट करेंगे। सातवां आपका फीचर लिख सकते हैं कि नियो रियलिज्म बिलीव इन द बैलेंस ऑफ पावर। तो क्लासिकल रियलिज्म भी बैलेंस ऑफ पावर में बिलीव करता था, एंड बैलेंस ऑफ पावर इज इंपॉर्टेंट टू इंश्योर द कॉपरेशन, दैट मींस टू इंश्योर द पीस इन द इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस देखिए दोनों में, दोनों के बैलेंस ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है इसमें कैसे अंतर है। तो क्लासिकल रियलिस्ट कहते हैं कि बैलेंस ऑफ पावर को इंश्योर करने के लिए स्टेट्स को एफर्ट करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ नियो रियलिस्ट का मानना है कि जो बैलेंस ऑफ पावर है ये खुद अचीव हो जाता है, इसके लिए स्टेट्स को कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। इसका एक एग्जांपल देते हैं नियो रियलिस्ट कि जिस तरफ पावर डेफिसिट होगा, बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट करने का दो तरीका है, एक तो अपने आर्म्स एम्यूशन को बढ़ाइए और दूसरा जो है अलायंस बनाइए, ठीक है। जो कोल्ड वॉर था दैट वाज द एग्जांपल ऑफ बैलेंस ऑफ पावर, ठीक है। एक तरफ कौन था आपका, तो एक तरफ था आपका यूएसएसआर, एक तरफ था यूएसए। तो बैलेंस ऑफ पावर ऑटोमेटिक कैसे होता है, तो मान लीजिए कि इधर कुछ कंट्री है जो कि दोनों में से कोई भी अलायंस को नहीं ज्वाइन किए हैं और यहाँ पे बहुत सारे कंट्री आपस में ज्वाइन किए हैं, तो ये कंट्री हमेशा चाहेंगे कि दुनिया में बैलेंस ऑफ पावर बना रहे, ये जो अभी बचे हुए हैं, क्योंकि ये युद्ध को अवॉइड करना चाहते हैं, इनको युद्ध पसंद नहीं है। लेकिन युद्ध तब नहीं होगा जब बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन रहेगा। इसीलिए जानते हैं कि अगर सब हम एक तरफ चले जाएंगे, अगर इतना कंट्री, तब बैलेंस ऑफ पावर गड़बड़ा जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा रह जाएगा, तो भाई लड़ाई होगा। फिर अब बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन रहेगा तो दोनों आपस में डरेंगे, दोनों के बीच में डिफरेंस रहेगा, लड़ाई नहीं होगा। तो ये इस तरह से दोनों अलायंस को ज्वाइन करेंगे जिस तरह से आपका बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन रहे। इसका मतलब कि एक कंट्री को एफर्ट कैसे नहीं करना रहेगा, मान लीजिए एक ये कंट्री है वन, तो अभी देखेगा कि दोनों तरफ बैलेंस ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट को समझेगा, देखेगा कि ये अलायंस में भी 20 यूनिट पावर है और ये अलायंस में 19 यूनिट पावर है,
तो ये ऑटोमेटिकली किसको ज्वाइन कर लेगा, 19 यूनिट वाले को, ताकि इसमें भी 20 यूनिट पावर बन जाएगी, एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ज्वाइन कर लेता है, जिधर उसको पावर डेफिसिट दिखेगा, जिस जो अलायंस में उसको लगेगा कि इधर पावर कम है इसका, तो उधर कंट्रीज ज्वाइन कर लेती हैं, ताकि जो पावर है वह बैलेंस जो है बना रहे। तो यही है क्लासिकल रियलिस्ट कहते हैं कि स्टेट्स को एफर्ट करना पड़ता है टू इंश्योर द बैलेंस ऑफ पावर, whereas the neo realist tells that कि जो बैलेंस ऑफ पावर है वह ऑटोमेटिकली हो जाता है विदाउट एनी एफर्ट, ठीक है। और बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट मैंने रियलिज्म वाले में समझा रखा है। उसके बाद नियो रियलिस्ट जो है बिलीव करते हैं कि ऑल स्टेट्स इन इंटरनेशनल रिलेशन आर सिमिलर फंक्शनल यूनिट, कि जितने भी राज्य हैं इंटरनेशनल रिलेशन में सब सिमिलर फंक्शनल यूनिट है, अर्थात सभी राज्यों का एक ही फंक्शन है, सब सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं अपने पीपल को, अपना सिक्योरिटी सर्वाइवल को है सो उसको इंश्योर करते हैं, लेकिन डिफरेंसेस कहाँ है, तो डिफरेंसेस है कैपेबिलिटी में, और कैपेबिलिटी में डिफरेंसेस कैसे आएंगे, ड्यू टू द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, and this uneven distribution of power is the important part of the structure, ठीक है। तो स्ट्रक्चर फिर से आप याद रखिए, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द स्ट्रक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट, rather than the human nature। स्ट्रक्चर क्या है, तो कंडीशन है। कंडीशन कैसे तय होता है, कंडीशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के मदद से, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के मदद से, स्टेट्स, सब ये सब एक तरह से स्ट्रक्चर सिस्टम के पार्ट है, ठीक है। स्ट्रक्चर को एक तरह से सिस्टम के तौर पर भी आप देख सकते हैं। तो यही चीज है। एग्जाम्पल फिर से समझने के लिए, नियो रियलिज्म अगर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को समझाएगा तो कैसे समझाएगा, स्ट्रक्चर से समझाएगा। बोलेगा नियो रियलिज्म कि इंटरनेशनल सिस्टम का स्ट्रक्चर देखिए, तो इंटरनेशनल सिस्टम का स्ट्रक्चर बाइपोलर था कोल्ड वार के टाइम में, ठीक है। बाइपोलर स्ट्रक्चर था, अर्थात कोल्ड वार वहां चल रहा था। तो अभी कंडीशन देखेगा, कंडीशन क्या है, तो कोल्ड वार चल रहा है, बाइपोलर स्ट्रक्चर है, कंडीशन इन्वायरमेंट सब देख लिया, स्ट्रक्चर को एक तरह से देख लिया। तो अब बोलेगा नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्यों हुआ, ड्यू टू द स्ट्रक्चर, ड्यू टू द कंडीशन ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम। अगर कोल्ड वार नहीं होता, अगर बाइपोलैरिटी नहीं होती, तो क्या नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट होता, तो कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है, स्ट्रक्चर पे डिपेंड कर रहा है। इन द स्ट्रक्चर देयर वाज कोल्ड वार, देयरफॉर द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट हैपेंड। अगर कोल्ड वार ही नहीं होता तो कहां से नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट होता। नाम क्या था कि हम दोनों में से किसी गुट को नहीं जोड़ेंगे, किसी में नहीं रहेंगे, ठीक है ना, हम यूएसएसआर की तरफ जाएंगे ना यूएसए की तरफ। अब जब ये गुट ही नहीं रहता, कोल्ड वार ही नहीं रहता, तो गुट नहीं होता। तो जब गुट ही नहीं होता कि यूएसए की तरफ जाओगे, यूएसएसआर की तरफ जाओगे, इसका कोई मतलब ही नहीं था। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कैसे हुआ, तो ड्यू टू दिस स्ट्रक्चर, कोल्ड वार था, बाइपोलर स्ट्रक्चर था, इसीलिए नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट हुआ। अगर नॉन अलाइनमेंट अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा नहीं होता, फिर अगर कोल्ड वार नहीं होता तो नाम भी नहीं होता। तो इस तरह से नियो रियलिज्म जो है चीजों को समझाता है। इसके अलावा भी आप बहुत सारे डिफरेंसेस को लिख सकते हैं। एक तो आप एक्सपोनेंट के टर्म्स में लिख सकते हैं कि क्लासिकल रियलिज्म के जो मेन एक्सपोनेंट है वह हैंस जे मॉर्गनथाउ है, ई.एच. कार है। इधर आप केनेथ वाल्ट्ज लिख सकते हैं, मिर्साइमर का नाम लिख सकते हैं, आगे वाला स्लाइड में। फिर नियो रियलिस्ट जो है वह वार इनएविटेबल है, इस पे बिलीव नहीं करते। फिर उसके बाद आप ये भी लिख सकते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस की, जो साइक्लिक व्यू ऑफ हिस्ट्री था रियलिज्म का कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, ऐसा नहीं मानता जो नियो रियलिज्म है। तो और भी बहुत सारे डिफरेंसेस आप लिख सकते हैं, ठीक है। और ये आपके फीचर्स थे। तो हम कंक्लूड करते हैं इस लेक्चर को। नियो रियलिज्म एक थ्योरी है आईआर की, जो कि बहुत पॉपुलर थ्योरी है, और इसने कोल्ड वार के सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझाया। आज भी हम सिक्योरिटी डायलेमा के कॉन्सेप्ट को पूरी दुनिया में देख सकते हैं। साथ ही साथ जो कोर कंसिडरेशन है वह हमेशा नियो रियलिज्म का रहता है इन फ्रेमिंग द फॉरेन पॉलिसी। मतलब नियो रियलिज्म के थ्योरी को दिमाग में रखकर जो
स्टेट्स अपने फॉरेन पॉलिसी को डिजाइन करते हैं और फॉरेन पॉलिसी को जो है एक्सप्लेन भी किया जा सकता है। अभी चाइना के खिलाफ जो है फॉरेन पॉलिसी इंडिया ला रहा है, एंटी चाइना फॉरेन पॉलिसी। व्हाई? ड्यू टू द स्ट्रक्चर, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। चाइना जो है, चाइना पूरी दुनिया में डोमिनेट करना चाह रहा है। दिस इज द कंडीशन ऑफ द स्ट्रक्चर, एंड ड्यू टू दिस देयर इज द एंटी चाइनीज पॉलिसी, बिकॉज Chinese policies are against us in the structure. Therefore, we are also propagating and designing the policies which are anti-Chinese. तो यही चीज है, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं फॉरेन पॉलिसी को बहुत बेहतर तरीके से। केनिथ वाल्ट्ज के अलावा भी बहुत सारे एक्सपोनेंट है नियो रियलिज्म के, जैसे रॉबर्ट जे हार्ट है, रॉबर्ट गिल्पिन है, जैक सिंडर है, स्टीफन वाल्ट है। उसके बाद ये सबसे इम्पोर्टेंट है आपके जॉन मिडसाइमर। तो यही जॉन मिडसाइमर और केनिथ वाल्ट्ज, दे आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। जैसे उसमें हैंस जे मॉर्गनथाउ थे, तो हैंस जे मॉर्गनथाउ आपका केनिथ वाल्ट्ज हो गए, और इधर जो जॉन मिडसाइमर है ये आपके एक तरह से ईएच कार से आप उनको कंपेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका अंत होता है नियो रियलिज्म का। मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो एक लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। 10,000 सब्सक्राइबर मुझे पूरा करना है, उसके बाद मैं लाइव क्लासेस भी लूंगा, लाइव आकर पढ़ाऊंगा, जिससे आप डाउट क्लासेस जो है एक तरह से डाउट क्लासेस होंगे। तो जल्दी से 10,000 सब्सक्राइबर पहुंचाइए ना मेरा, तब ना उसके बाद हम और अच्छे से पढ़ेंगे, यूपीएससी का भी साथ में प्रिपरेशन करने का कोशिश करेंगे, और ये सब फ्री होगा, ठीक है। हाँ, अगर आप हमको सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल का मेंबर बनकर या फिर हमको पेटीएम, गूगल पे और फोन पे के माध्यम से सपोर्ट कर सकते हैं। नंबर है 7061064881। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।